देशी रियासतों का आज़ादी में योगदान तथा विलय। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संवैधानिक रूप से देशी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से जोड़ने की योजना बनाई गई थी। इस अधिनियम के तहत देशी रियासतों को मिलाकर एक संघीय स्वरूप प्रदान करना था। वर्ष 1948 और 39 में देशी रियासतों में नई चेतना का विकास हुआ और बड़ी संख्या में प्रजामंडलों का गठन हुआ। जयपुर, कश्मीर, राजकोट, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और उड़ीसा रियासतों में व्यापक स्तर पर संघर्ष हुए। इन व्यापक संघर्षों को शेख अब्दुल्ला, UN डेबर, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास आदि ने नेतृत्व प्रदान किया। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थिति में ब्रिटिश इंडिया और देशी रियासतों में कांग्रेस ने कोई भेद नहीं किया और अब रियासतें भी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित हो गई। 1939 में लुधियाना में राज्यपाल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब ब्रिटिश इंडिया तथा देशी रियासतों के आंदोलन एक दूसरे से जुड़ गए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देशी रियासतों को एकीकरण की समस्या उठ खड़ी हुई, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बड़ी समझदारी और सूझबूझ से सुलझाया गया। अधिकांश रियासतों ने कूटनीतिक प्रयासों, सैन्य बल तथा जन आंदोलन के खौफ से भारत में विलय का निर्णय लिया। वहीं कुछ रियासतों ने विलय दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर कर दिए। 15 अगस्त 1947 तक कमोबेश सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गईं। कुछ रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखने का प्रयास किया, जिसमें हम एक एक करके समझेंगे। जैसे पहला है जूनागढ़। सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी जो 3 तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। यहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को अपने राज्य का विलय पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया। हालांकि वहाँ की जनता, जो कि अधिकांश हिंदू थी, ने भारत में विलय के लिए जन आंदोलन छेड़ दिया। नवाब भागने के लिए मजबूर हो गया और तत्कालीन परिस्थिति में वहाँ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया। फरवरी 1948 में रियासत में एक जनमत संग्रह कराया गया जो भारत के पक्ष में आया। इस प्रकार जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हो गया। अब नेक्स्ट है हैदराबाद। तो यह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद में निजाम ने नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ यथास्थिति संधि पर हस्ताक्षर किए। सरकार को उम्मीद थी कि निजाम अपनी रियासत में एक प्रतिनिधि मुल्क सरकार का मार्ग प्रस्तुत करेगा, जिससे बाद में विलय आसान हो जाएगा। इसी बीच यहाँ की जनता ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इससे रियासत में कुछ अलगाववादी उपद्रव प्रारंभ हुए, जिसमें भारतीय सेना ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के तहत हैदराबाद में 13 सितंबर 1948 को प्रवेश कर गई। अंततः निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर 1948 में भारतीय संघ में विलय को निजाम ने स्वीकार कर लिया। सरकार ने उसे औपचारिक शासक के रूप में बहाल रखा तथा उसकी ज़्यादातर संपत्ति को
अपने पास रखने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर भारत की एक ऐसी रियासत थी जो उपर्युक्त दोनों रियासतों से भिन्न थी। उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य की सीमा भारत तथा पाकिस्तान दोनों में मिलती थी। यहाँ एक शासक हिंदू तथा अधिकांश जनता मुस्लिम थी। शासक हरि सिंह किसी एक देश में विलय होने की बजाय स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला भारत में कश्मीर का विलय चाहते थे, जबकि भारत चाहता था कि कश्मीर जनता जनमत संग्रह द्वारा इसका निर्णय ले। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों ने नेतृत्व में पठान कबाइलियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी। 26 अक्टूबर 1947 में कश्मीर को बचाने के लिए राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नामक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्रमुख बनाया गया। भारतीय सेना ने पठान कबाइलियों को खदेड़ा, हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों पर उनका नियंत्रण बना रहा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापक युद्ध के खतरे को देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार 30 दिसंबर 1947 को माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भेजने के लिए तैयार हो गई, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों को खाली करवाने का आग्रह किया गया था। 1951 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, से पाकिस्तान की सेनाओं को वापस हटा लिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में एक जनमत संग्रह का प्रावधान था। यह प्रस्ताव विफल हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने आज के तथाकथित आज़ाद कश्मीर से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने से इनकार कर दिया।